नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपका दिल हिला देगी। ये कहानी है रिया की, एक ऐसी बेटी की जिसे दहेज ना लाने पर घर से निकाल दिया गया, पर उसी दिन उसकी किस्मत भी बदल गई। आखिर तक सुनना, क्योंकि अंत में जो हुआ ना। तुम अपने पति को तलाक देकर मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं ट्रक भरकर दहेज दूंगी। जब पति की मम्मी की पक्की सहेली ने यह कहा तो मेरा शरीर कांप उठा। मेरा नाम रिया है, गरीबी की वजह से मैं दहेज नहीं लाई थी। ससुराल वाले रोज मुझे ताने देते थे। पति मुझे तलाक देने लगा तो मैं उसके पैरों में गिर गई और कहा, तुम दूसरी शादी कर लो पर मुझे तलाक मत दो। मगर पति ने तलाक देकर मुझे निकाल दिया। मैं रोती हुई जाने लगी तो पति की मम्मी की पक्की सहेली ने मुस्कुराकर मुझे एक लिफाफा दिया और कहा, तुम इसी लायक थी, तुमने मेरी बेटी का हक मारा था। मैंने जैसे ही वो लिफाफा खोला तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि पिताजी के मरने के बाद मम्मी ने हम पांचों बहनों को बड़ी मुश्किल से पाला था। मेरी दो बड़ी बहनें पूजा और सानिया की शादी हो चुकी थी। गरीबी की वजह से मम्मी उन्हें दहेज ना दे सकी थी, मगर हम पांचों बहनों को उन्होंने पढ़ाई जरूर दिलाई थी। हम खूबसूरती में भी किसी से कम ना थे। जब मेरा रिश्ता आरव के लिए आया तो मम्मी ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि हम गरीब लोग हैं, दहेज नहीं देंगे। तब आरव की मम्मी गीता देवी मुंह बनाकर उठने ही लगी थी कि मम्मी की पक्की सहेली शांति आंटी उन्हें साइड पर ले गई और बोली, ऐसे थोड़ी होता है, कोई अपनी बेटी को खाली हाथ तो विदा नहीं करता। लड़की खूबसूरत है और पढ़ी लिखी है, तुम रिश्ता तय करो, ये थोड़ा बहुत दहेज जरूर देंगे। तब मेरा रिश्ता तय हो गया और शादी वाले दिन मम्मी ने मुझे एक लाल जोड़े में विदा कर दिया, क्योंकि उनके पास दहेज देने के लिए कोई पैसे ना थे। मेरी सास और पति का मुंह बन गया था। शांति आंटी तो रिश्ता करवाकर अपनी फीस लेकर साइड पर हो गई थी। अब मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला था। शादी के अगले दिन से ही मेरी सास ने मुझसे बदतमीजी करना शुरू कर दी, जैसे मैं उनकी बहू नहीं बल्कि कोई नौकरानी हूँ। आरव का मूड भी खराब था। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुझ पर ये राज भी फांश हो गया। आरव तो किसी और लड़की को पसंद करता था। ये शादी सिर्फ उसने अपनी मम्मी के कहने पर की थी, क्योंकि शांति आंटी ने झूठ बोल दिया था कि मेरी मम्मी दहेज की बजाय आरव को कारोबार के लिए बहुत सा पैसा देगी, जो सरासर झूठ था। कुछ दिनों बाद पति ने भी मुझसे अलग रहना शुरू कर दिया था। वो कमरे में सोता और मैं बाहर हॉल में सोती। मेरे जेठ विक्रम की पत्नी बहुत सारा दहेज लाई थी। पूरे ससुराल वाले उसकी बहुत इज्जत करते, जबकि मेरी हैसियत एक नौकरानी जितनी रह गई थी। पति मुंह ना लगाता और जब मैं अकेली होती तो मेरा जेठ विक्रम मुझसे हमदर्दी करने आता। उसकी गंदी नज़रें मेरे वजूद पर होती। मैं उसे मना करती कि मुझे आपकी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। एक रात जिठानी ने हम दोनों को अकेले देख लिया और वो अपने पति पर बरस पड़ी कि शर्म नहीं आती, ये कौन सा वक्त है भाभी के साथ हमदर्दी करने का, जैसे वो अपने पति की हरकत जानती हो। वो अपने पति का हाथ पकड़ते हुए अपने कमरे में ले गई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उस वक्त मुझे चैन की सांस आई थी। मेरी ज़िंदगी बाल बाल बच गई थी, लेकिन ये चैन अस्थाई था। उस रात की घटना ने मेरे दिल में एक अस्थाई डर बिठा दिया था। ये घर जो मेरा ससुराल था मेरे लिए सुरक्षित नहीं था। लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था। अगले ही दिन मैं रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी। बुखार से मेरा शरीर टूट रहा था, लेकिन उस घर में मेरी बीमारी का पूछने वाला कोई नहीं था। मेरा छोटा देवर करण, जो अभी कुंवारा था, गुनगुनाता हुआ रसोई में दाखिल हुआ। वाह भाभी, क्या खुशबू है चाय की। वो बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने घबराकर एक कदम पीछे हटाया और चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। जे लो चाय का कप। उसने चाय का कप पकड़ते हुए जानबूझकर मेरे हाथ को भी अपने हाथ में ले लिया। चाय तो ठीक है भाभी,
उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ दबाया। लेकिन आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं। मैंने फौरन अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। करण, हाथ छोड़ो मेरा। क्यों भाभी? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पता नहीं बाई आपसे क्यों दूर दूर रहते हैं। इतनी खूबसूरत हैं आप। सच कहूँ, मुझे इतनी खूबसूरत पत्नी मिलती तो मैं बहुत कदर करता, आंखों पर बिठाकर रखता। भगवान के लिए छोड़ दें। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ झटका। इस खींचातानी में चाय का गर्म कप उसके हाथ से छूटा और फर्श पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मर गई, तोड़ दिया कप। सास की आवाज रसोई में गूंजी। वो गुस्से में आई और टूटे हुए कप को देखा। हाथ टूट गए हैं तेरे, वो मुझ पर झपटी। अपने दहेज में कुछ लेकर नहीं आई, अब मेरे घर के बर्तन तोड़ना शुरू कर दिए। तेरे बाप ने नहीं दिए हैं। जे मनहूस जब से आई है बर्बादी ही कर रही है। गर्म चाय की छींटे मेरे पैर पर गिरे थे, जिससे जलन हो रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं वहीं खड़ी कांप रही थी। मेरे अपने पति के घर में मेरी इज्जत सुरक्षित नहीं थी। रात को जेठ और दिन में देवर, जिसकी खातिर मैं सब कुछ छोड़कर आई थी, उसने एक पल के लिए भी मुझे कुछ नहीं पूछा कि मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ। नहीं अब और नहीं। मैंने आंसू पोंछते हुए तय कर लिया, मैं आज अपने पति को यह बात बताकर रहूंगी। आखिरकार मैं उसकी इज्जत हूँ। मैं उसके साथ शादी के बंधन में बंधी हूँ। जब उसने मेरे साथ शादी की है तो उसे चाहिए कि मेरी इज्जत की रक्षा करे। कम से कम इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकता है। मैं टूटे हुए शीशे के टुकड़े समेटने लगी। आज आरव के ऑफिस से वापस आने का इंतजार था। चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, मैं हिम्मत जुटाकर अपने पति आरव का इंतजार करने लगी। मेरा दिल किसी अनहोनी के डर से जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आज मुझे यह कदम उठाना ही था। मैं अपनी इज्जत को यूं रोज रोज नीलाम होते हुए नहीं देख सकती थी। मेरा पति आज ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गया था। उसे देखते ही मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ी। शुक्र था कि उस वक्त सास और मेरी जिठानी अपने अपने कमरों में आराम कर रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से आरव की चिड़चिड़ी आवाज आई। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। वो अपने ऑफिस के कपड़ों में ही बिस्तर पर लेटा था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे देखते ही फोन काटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने फौरन से मुझे देखा। अपने ये मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने क्यों आ जाती हो? निकल जाओ मेरे कमरे से। उसके शब्द तीर की तरह मेरे दिल में लगे। मैंने आंखों में आई नमी को रोक लिया और हिम्मत से बोली, पत्नी हूँ मैं आपकी, कैसे निकल जाऊँ इस कमरे से? वो तंज से हंसा। पत्नी? कौन सी पत्नी जिसे मैंने आज तक छुआ तक नहीं? वो पत्नी। मैंने गहरा सांस लिया। देखिए, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन शादी तो की है ना आपने मुझसे। मैंने हाथ जोड़ दिए। अगर आप मेरे हक के लिए नहीं लड़ सकते या मेरे हक के लिए नहीं बोल सकते, तो कम से कम मुझे अपने घर में इतना हक तो दिलवा दें कि मेरी इज्जत सुरक्षित रहे। वो एकदम बिस्तर से उठ बैठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? अब तुम हमारे घर वालों पर इल्ज़ाम लगाओगी? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही। मेरी आवाज़ कांप गई। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ मेरी इज्जत सुरक्षित नहीं है। आपके भाई, इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, एक जोरदार आवाज़ आई और उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मैं लड़खड़ाकर दीवार से जा लगी। मेरे कानों में सन्नाटा छा गया। कमीनी औरत, इल्ज़ाम लगा रही हो मेरे भाइयों पर? वो मेरी तरफ झपटा। तुम ही हो ऐसी, तुम खुद ऐसी हो, तुम्हारा चरित्र ही खराब है। मेरे भाई फरिश्ते हैं, तुम ही उन्हें इशारे करती होगी। शोर सुनकर मेरी सास, जेठ और देवर सब अपने कमरों से बाहर निकल आए। क्या हुआ आरव, क्यों चीख रहे हो? सास ने पूछा। पूछिए मम्मी अपनी इस लाडली बहू से। आरव गुस्से से कांप रहा था। ये मेरे भाइयों पर, विक्रम भाई और करण पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो इसे तंग करते हैं। क्या मेरे जेठ विक्रम ने हैरानी का नाटक किया?
भाई ये क्या कह रही है, मैंने तो इसे भाभी समझा, इसकी इज्जत की और यह तोहमत लगा रही है। देखा मम्मी, मेरा देवर करण भी बीच में कूद पड़ा। मैं तो पहले ही दिन समझ गया था ये औरत ठीक नहीं है, ये खुद ही नजरें झुकाकर नहीं चलती। हाय भगवान, मैं मर जाऊं, मेरी सास ने सर पीट लिया, कैसी नागिन को घर ले आई मैं। मेरे बेटों पर तोहमत लगाती है, बेशर्म, जिन्हें मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अरे हमारे घर की इज्जत को दागदार करना चाहती है। मैं रो रही थी, भगवान का वास्ता है, मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, आप तो औरत हैं, मेरी बात का यकीन करे, चुप कर बदचलन। सास ने मुझे बालों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उन्हें रोक दिया। नहीं मम्मी, इस गंदगी को हाथ मत लगाना। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। वो मेरे करीब आया और बोला, अच्छा तो ये बात है, यहाँ तेरी इज्जत सुरक्षित नहीं। उसने मुझे बाजू से इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे लगा मेरी हड्डी टूट जाएगी। वो मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर हॉल में लाया और धकेलता हुआ मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। जा तुम, वो चीखा, मैं तुम्हें आज अभी और इसी वक्त अपने पूरे होशो हवास में। वह एक पल के लिए रुका, मेरी सांसें रुक गई। तलाक देता हूँ। उसने पहले ही तलाक के पेपर सब तैयार करवा रखे थे और तलाक दे दिया। मेरे पूरे शरीर से जैसे जान निकल गई। ये शब्द उसके लिए आम थे, लेकिन मेरे लिए ये मेरे पूरे घर का भविष्य थे। मेरी शादीशुदा बहनों के लिए ताना और मेरी छोटी बहनों के लिए परेशानी का कारण थे। और मेरी मम्मी, वो तो ये सुनकर शायद मर ही जाती। मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर गिरा दिया। निकल जाओ इस घर से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं गिरने ही वाली थी, दहलीज पर मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं अपना संतुलन खो बैठी कि मुझे किसी के मजबूत हाथों ने थाम लिया। मैंने आंसुओं से भरी धुंधली आंखों से ऊपर देखा। सामने खूबसूरत शक्ल, सूरत वाला सूट में एक बहुत शरीफ आदमी खड़ा था। उसे यूं सामने देखकर मेरा पति आरव ठिठक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर, आप यहाँ कैसे? आरव की आवाज में साफ घबराहट थी। वो आदमी जो कुछ पल पहले मुझ पर शेर बनकर दहाड़ रहा था, अब बीगी बिल्ली बना खड़ा था। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, आरव की कंपनी के मालिक। उन्होंने मुझे अपने हाथों के सहारे से नरमी से अलग किया, लेकिन मुझे सहारा देकर खड़ा रखा। उनकी नज़रें एक पल के लिए भी आरव के चेहरे से नहीं हटी। मैं यहाँ क्यों हूँ ये ज़रूरी नहीं आरव। सिद्धार्थ की आवाज़ शांत मगर बर्फ़ जैसी ठंडी थी। ज़रूरी ये है कि तुम अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो। आरव ने फौरन सफाई देना चाहिए। सर, ये मेरी पत्नी नहीं रही, अब मैंने इसे तलाक दे दिया है। आप इसे नहीं जानते सर, ये बदचलन है, ये मेरे भाइयों पर इल्ज़ाम लगा रही थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आई। बदचलन वाकई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। आरव डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में आरव, सिद्धार्थ ने कहा। मैंने तुम्हें अपने सहकर्मी से बात करते हुए सुना था। याद है, तुम ही कह रहे थे ना कि तुम अपनी पत्नी को पसंद नहीं करते और तुमने प्लान बनाया था कि एक दिन उस पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दोगे। ये सुनना था कि मेरे पति के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सर, वो मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। वो हकलाने लगा। मैं यहाँ किसी ज़रूरी काम से आया था। सिद्धार्थ ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी घटिया हरकत भी कर दोगे। सर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। खामोश। सिद्धार्थ ने हाथ उठाकर उसे रोका। कल से तुम्हें नौकरी पर आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम जैसे घटिया औरत की इज्जत ना करने वाले लोगों के लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं। नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आरव उसके पैरों में गिरने को था। क्या हो गया है? मेरी सास, जो अब तक ये ड्रामा देख रही थी, आगे बढ़ी। कौन है आप? मेरे बेटे को नौकरी से निकालने वाले? ये हमारा घरेलू मामला है। सिद्धार्थ ने एक नज़र उस औरत पर डाली। मैडम, अपने बेटे की घटिया हरकतों पर पर्दा डालने की बजाय इसकी परवरिश पर ध्यान देती। उन्होंने मेरी तरफ देखा, जो अभी तक सदमे की हालत में दरवाजे पर खड़ी थी।
उनका लहजा फौरन नरम हो गया। आप ठीक हैं? मैंने सिर्फ आंसू से भरा चेहरा उठाकर उन्हें देखा। मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं थी। आइए मेरे साथ, उन्होंने बहुत इज्जत से कहा और मेरी तरफ अपना बाजू बढ़ाया ताकि मैं सहारा ले सकूं। मैंने कांपते हुए उनका सहारा लिया। वो मुझे इज्जत के साथ उस नरक से निकालकर अपनी गाड़ी की तरफ ले गए। मेरे ससुराल वाले, मेरी सास, मेरा जेठ विक्रम और आरव सब सन खड़े हमें जाता देख रहे थे। किसी की हिम्मत ना हुई कि उसे रोके। उन्होंने मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैं खामोशी से बैठ गई। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे और गाड़ी स्टार्ट की। कहाँ है आपकी मम्मी का घर? उन्होंने नरमी से पूछा। मैं आपको छोड़ देता हूँ। मम्मी का घर, ये सुनते मेरा जख्म टूट गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं प्लीज़, मुझे वहाँ मत ले जाइए। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मेरी मम्मी मर जाएंगी जब वो ये सुनेंगी कि मेरे पति ने घर से निकाल दिया है, तो मेरी बहनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। कोई उनसे शादी नहीं करेगा। मैंने रोते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर सख्ती से जमी हुई थीं। जब मैं चुप हुई तो उन्होंने गाड़ी सुनसान सड़क पर रोकी। कुछ देर गहरी खामोशी रही, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था जिसे मैं समझ ना सकी। उन्होंने मेरा नाम लिया। मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर इस हाल में नहीं भेज सकता। मैं जानता हूँ हमारा समाज तलाकशुदा औरत के साथ क्या सलूक करता है। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हो। मुझसे शादी करोगी? उसी पल मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने क्या सुना है। मैंने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर उन्हें देखा। वो आदमी जो कुछ मिनट पहले मेरी ज़िंदगी में आया था, जो मेरा नाम तक ठीक से नहीं जानता था, वो मुझे तलाक के तुरंत बाद शादी की पेशकश कर रहा था। आप क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज़ मुश्किल से निकली। आपसे शादी? मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ। अभी कुछ मिनट पहले मेरा तलाक हुआ है और आप मुझे जानते तक नहीं। आप ऐसा क्यों करेंगे? मैं उन्हें अविश्वास भरी नज़रों से देख रही थी। ये आदमी सिद्धार्थ, जो मेरे पूर्व पति का मालिक था, जो किसी ऊंची दुनिया का लगता था, वो मुझ जैसी गरीब, बेसहारा और एक तलाकशुदा लड़की से शादी की बात कर रहा था। ये कोई मजाक था या इससे भी बदतर कोई गंदा फरेब? सिद्धार्थ ने मेरी आंखों में देखते हुए शांति से जवाब दिया। उनकी आवाज़ में वही ठहराव था। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल होश में कह रहा हूँ। रिया, हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्यों? मैं चीख पड़ी। मुझ पर तरस आ रहा है आपको? जहाँ आप भी उन लोगों की तरह मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं? मेरी बात पर उनके चेहरे पर एक पल के लिए सख्ती आई, लेकिन फ़ौरन उसकी जगह एक समझ ना आने वाला भाव आ गया। नहीं रिया, उन्होंने नरमी से कहा, मैं उन जैसा नहीं हूँ जिन्हें आप पीछे छोड़ आई हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके साथ क्या सलूक हुआ है। मैंने देखा कि किस तरह आपके पति ने आपकी इज्जत की रक्षा करने की बजाय खुद आपकी बेइज्जती की। वो एक पल को रुके, फिर बोले, मैं आपको इस समाज के रहम पर नहीं छोड़ सकता। आप अपनी मम्मी के घर जाएंगी, लेकिन किस हैसियत से? एक तलाकशुदा औरत की हैसियत से, ताकि मोहल्ले वाले आप पर थूकें और आपकी बहनों के रिश्ते आने बंद हो जाएं। क्या आप यह चाहती हैं? उनके हर शब्द में सच्चाई थी, वही सच्चाई जिसका डर मुझे मारे जा रहा था। लेकिन शादी क्यों? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने मजबूती से कहा, आपसे शादी करके मैं आपको वो इज्जत और सुरक्षा देना चाहता हूँ जो आपका हक है। आपको एक नाम देना चाहता हूँ ताकि कोई आपकी तरफ उंगली ना उठा सके। मैंने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे। आप इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं? दुनिया में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। आपका कोई ना कोई मकसद तो होगा। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर अंधेरे में देखा। मकसद? हाँ, मेरा एक मकसद है। मेरा दिल धक से रह गया। मेरा मकसद इंसाफ करना है, उन्होंने जवाब दिया। फिलहाल आपको सिर्फ यह फैसला करना है
कि क्या आप मेरी पेशकश स्वीकार करती हैं या नहीं। मेरे पास खोने को क्या बचा था। एक तरफ जिल्लत का गड़ा था जो मेरी मम्मी के घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा था, और दूसरी तरफ ये अजनबी आदमी था जो मुझे इज्जत का नाम दे रहा था। भले ही उसका मकसद कुछ भी हो, उसने मुझे नरक से निकाला था। उसने मुझे सहारा दिया था। अगर मैं हाँ कर दूँ तो क्या होगा। तो अभी आप अपनी मम्मी के घर चलो। उन्होंने फ़ौरन योजना बताई। हम किसी अच्छे पंडित से पूछते हैं, उसके बाद मैं आपसे शादी कर लूँगा। उनकी योजना साफ थी, उसमें कोई धोखा नहीं लग रहा था। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे मंजूर है। सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिलाया, जैसे उन्हें मेरे जवाब का यकीन हो। उन्होंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। अपनी मम्मी के घर का रास्ता बताएं। सारा रास्ता मैं खामोशी से बाहर देखती रही। गाड़ी मेरे मोहल्ले की तंग गलियों में दाखिल हुई। उस महंगी चमकती हुई गाड़ी को देखकर गली के कोने पर खड़े कुछ लड़के भी हैरानी से देखने लगे। मेरे घर के सामने उन्होंने गाड़ी रोकी। जाइए, उन्होंने कहा। मैं उतरने लगी। आप कहाँ जाएंगे? उन्होंने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा निजी नंबर है। अपनी मम्मी से बात करें। आपकी मम्मी तैयार हो तो मुझे इस नंबर पर सूचना दें। मैं पूरी इज्जत के साथ आपका रिश्ता मांगने आऊँगा। मैंने कांपते हाथों से कार्ड पकड़ लिया और हाँ, उन्होंने मुझे आवाज़ दी, फिक्र मत करना, तुम अब अकेली नहीं हो। वो रुके नहीं। उन्होंने गाड़ी रिवर्स की और तेज़ी से गली से निकल गए, जिस तेज़ी से आए थे। मैं कुछ पल वहीं खड़ी उनकी गाड़ी को जाता देखती रही। फिर मैंने अपने छोटे से पुराने घर के दरवाजे की तरफ देखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अपनी मम्मी को क्या कहूँगी, मैं उन्हें कैसे बताऊँगी कि मेरी शादी टूट गई और एक नई शादी होने जा रही है। मैंने कांपते हाथ से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ पलों बाद दरवाज़ा खुला। सामने मम्मी खड़ी थी। रात के इस समय मुझे यूं परेशान इस हालत में देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रिया बेटी, उनकी आंखों में डर दौड़ गया। ये क्या हालत है तुम्हारी? और ये कौन था जो अभी गाड़ी में गया है? आरव कहाँ है? सब ठीक तो है ना? मैं और बर्दाश्त ना कर सकी। मम्मी, सब खत्म हो गया। मम्मी, उसने मुझे तलाक दे दिया। मैं मम्मी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो रही थी। मम्मी सन खड़ी थी, उनके हाथ कांप रहे थे। तलाक? उनकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। किसने किसने तलाक दिया? आरव ने। अभी तो कुछ दिन हुए हैं तेरी शादी को। मम्मी, उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। उसने मुझे बदचलन कहा। उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। मम्मी ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। इल्ज़ाम? कैसा इल्ज़ाम रिया? सच सच बता, क्या हुआ है? मुझे मत मार बेटी। उस वक्त मेरी छोटी बहनें भी कमरे से बाहर आ गई। मुझे इस हालत में देखकर वो भी रोने लगी। हमारा छोटा सा घर एक मातम में बदल गया था। मैंने मम्मी को सब सच बता दिया। मम्मी, वो दहेज मांगते थे। मैंने सिसकियों के बीच बताया। पहली ही रात मेरी सास ने मुझे कमरे से निकाल कर हॉल में सुला दिया, क्योंकि मैं दहेज नहीं लाई थी। हे भगवान, मम्मी ने अपना सीना पीट लिया। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती मम्मी? मैं चीखी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा, आरव मेरा साथ देगा, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं दिया। मम्मी, उसके भाई विक्रम और करण, वो मेरी इज्जत खराब करना चाहते थे। ये सुनना था कि मम्मी पत्थर की हो गई। गंदे लोग। वो गुस्से से कांपने लगी। और आरव, उसने क्या किया? मैंने आज आरव को यही सच बताया। मम्मी, मैंने उससे कहा कि मेरी इज्जत बचा ले। उसने उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। उसने मुझे थप्पड़ मारा और अपने भाइयों के सामने मुझे बदचलन कहकर तलाक दे दिया। मम्मी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो वहीं दीवार से पीठ लगाकर बैठ गई। सब खत्म हो गया। वो बड़बड़ाई। मेरी बेटियों का क्या होगा? तेरी बड़ी बहनें, वो भी ताने सुन रही हैं। अब तुझे तलाक हो गया, तेरी छोटी बहनों से शादी कौन करेगा?
हम तो बर्बाद हो गए। रिया, हम लुट गए। नहीं मम्मी, मैं उनके पास घुटनों के बल बैठ गई। एक बात और है, मम्मी ने वीरान नज़रों से मुझे देखा। जब उसने मुझे धक्का दिया तो एक आदमी ने मुझे थाम लिया। मम्मी, वो आरव का मालिक था, सिद्धार्थ, वो वहीं मौजूद था। उसने आरव को नौकरी से निकाल दिया और वही मुझे यहाँ छोड़कर गया है। मम्मी की आंखों में डर की एक नई लहर दौड़ गई। मालिक, वो वहाँ क्या कर रहा था? उसने तुझे क्यों बचाया? और वो तुझे यहाँ क्यों छोड़कर गया? कहीं उसने... नहीं मम्मी, भगवान का वास्ता ऐसा मत सोचो। मैंने जल्दी से कहा। वो बहुत इज्जतदार और शरीफ आदमी लग रहा था। उसने आरव से कहा कि वो पहले ही जानता था कि आरव मेरे साथ बुरा सलूक करेगा। वो क्यों जानता था? मम्मी की चिंता बढ़ गई। रिया, मुझे डर लग रहा है। ये अमीर लोग ही गरीबों की इज्जत से खेलते हैं। उसने तेरी मदद क्यों की मैं नहीं जानती। मम्मी, मैंने कांपते हाथों से सिद्धार्थ का दिया हुआ कार्ड जेब से निकाला। उन्होंने मुझे ये कार्ड दिया और कहा कि अगर मुझे या मेरे घर वालों को कोई खतरा हो तो मैं उन्हें फ़ोन करूं। मम्मी ने उस कार्ड को ऐसे देखा जैसे वो कोई सांप हो। उसे वापस कर दे, हमें इन लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए। एक नरक से निकली है, दूसरे में नहीं पड़ना। अगले कुछ दिन बहुत बुरे गुजरे। फिर एक दिन जिसका मुझे डर था वही हुआ। मैं और मम्मी घर पर अकेली थीं। दरवाजे पर जोर जोर से खटखट हुई। मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी पूर्व सास और जेठ विक्रम और आरव खड़े थे। क्यों रे? सास ने आते ही मम्मी को धक्का दिया। मेरे बेटों को बदनाम करती फिर रही है। मोहल्ले में कहती है कि मेरे बेटों ने उस पर बुरी नज़र डाली है। निकल जाओ मेरे घर से। मम्मी चीखी। तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जुबान संभाल कर बात कर बुढ़िया। विक्रम आगे बढ़ा। इस मनहूस ने मेरे भाई की ज़िंदगी खराब की है। हम इसे छोड़ेंगे नहीं। जहाँ तो ये सबके सामने आकर हमसे माफ़ी मांगे कि इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, वरना हम इस मोहल्ले में तुम लोगों का रहना हराम कर देंगे। नहीं, मेरी बेटी सच्ची है। मम्मी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। आरव, जो अब बेरोजगार था, गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा। सब तेरी वजह से हुआ। मेरी नौकरी चली गई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझ पर हाथ उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मैंने चीख मारी। रुक जाओ। मैं भागकर अंदर गई और कांपते हाथों से सिद्धार्थ का नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही शांत आवाज़ आई। मिस्टर सिद्धार्थ। मैं रो पड़ी। मेरा नाम रिया है। वो लोग यहाँ आगे हैं, आरव और उसका भाई। वो मेरी मम्मी को धमकियाँ दे रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं आ रहा हूँ। दरवाज़ा बंद कर लो। फ़ोन कट गया। अगले 15 मिनट किस तरह गुजरे हम ही जानते हैं। वो तीनों दरवाज़ा पीटते रहे और गालियाँ देते रहे। फिर अचानक गली में गाड़ी रुकने की तेज़ आवाज़ आई। दरवाज़ा पीटना बंद हो गया और फिर हमें सिद्धार्थ की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मम्मी ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। सिद्धार्थ अकेला खड़ा था और वो तीनों अपराधियों की तरह सर झुकाए खड़े थे। उन्हें नौकरी से निकाला था, जेल नहीं भिजवाया था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज़ाद हो। सिद्धार्थ ने आरव को घूर कर देखा। अगर आइंदा तुम या तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य इस घर के आसपास भी नजर आया तो मैं तुम्हें किसी की जान लेने की कोशिश और झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। सर वो तो हम बस, विक्रम ने हकलाते हुए कहा। निकल जाओ यहाँ से। वो तीनों ऐसे भागे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। सिद्धार्थ ने अंदर आकर मम्मी को देखा जो कांप रही थी। आंटी, आप ठीक हैं? मम्मी ने हाथ जोड़ दिए। बेटा, तुम फरिश्ता हो, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमारा तुमसे क्या रिश्ता? सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली और मेरी तरफ देखा, जो मैं कोने में खड़ी रो रही थी। रिया, आपने मुझसे पूछा था कि मेरा मकसद क्या है। आपने पूछा था कि मैं आप पर तरस खा रहा हूँ। क्या मेरा कोई और इरादा है? मैंने आंसुओं के बीच उन्हें देखा। आंटी जी, उन्होंने मेरी मम्मी को संबोधित किया। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ ताकि आपके दिल में कोई शक ना रहे। वो कुर्सी पर बैठ गए। आरव जिस लड़की से मोहब्बत करता था,
जिससे उसकी मम्मी ने उसकी शादी नहीं होने दी। वो मेरी छोटी बहन सोनिया थी। ये सुनकर मेरे और मम्मी के होश उड़ गए। आरव ने मेरी बहन को शादी का झांसा दिया। 1 साल तक वो उसके पीछे पड़ा रहा। मेरी बहन उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन जब आरव ने अपनी मम्मी को बताया तो उस औरत ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी बहन नौकरी करती थी, वो आधुनिक थी, वो उनकी गुलाम बनकर नहीं रह सकती थी। उनकी आवाज़ में दर्द उतर आया। आरव एक कायर निकला। उसने अपनी मम्मी के फैसले के आगे सर झुका दिया और मेरी बहन को छोड़ दिया। उसने उसके फ़ोन उठाने बंद कर दिए। सोनिया वो ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने आंखें बंद की। 6 महीने पहले मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। हे भगवान, मम्मी के मुंह से बेइख्तियार निकला। मैं उस दिन से इस खानदान को बर्बाद करने का निश्चय कर चुका हूँ। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली। उनमें एक अजीब सी आग थी। मैंने आरव को अपने पास नौकरी पर रखा ताकि उसे अपनी आंखों के सामने रखूं। फिर मैंने उसे आपके बारे में बात करते सुना। वो अपने दोस्त से कह रहा था कि उसकी मम्मी ने उसके लिए गरीब सीधी सादी लड़की ढूंढी है और वो उससे शादी करके उसे तलाक देगा ताकि उसकी मम्मी को भी सुकून मिल जाए और वो भी आज़ाद हो जाए। इसका मतलब? हाँ, सिद्धार्थ ने मेरी बात काटी। मैं उस दिन आपके घर आया ही इसीलिए था कि मैं आरव को अपनी बहन का हिसाब देने पर मजबूर करूं, लेकिन मैं लेट हो गया। जब मैं पहुंचा तो वो वही घिनौना खेल आपके साथ खेल चुका था जो उसने मेरी बहन के साथ खेला था। उसने आपको भी बदचलन कहकर घर से निकाला था। मैं और मम्मी सन अवस्था में यह सब सुन रहे थे। तो ये था उसका मकसद, ये इंसाफ था, ये बदला था। मम्मी और मैं सन अवस्था में उस आदमी को देख रहे थे जिसे मैं सिर्फ आरव का बॉस समझती थी। उनकी आंखों में सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, वहाँ एक गहरा जख्म, एक पुरानी पीड़ा थी जिसे सिर्फ वही समझ सकता था जिसने खुद किसी अपने को इसी पीड़ा से गुजरते देखा हो। आप जानती हैं आंटी जी, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे क्या है? ये नहीं कि उसने मेरी बहन को छोड़ दिया, बल्कि ये कि उसने छोड़ने के लिए वही घटिया इल्ज़ाम इस्तेमाल किया, बदचलन का इल्ज़ाम। उन्होंने मुट्ठियाँ बींच लीं। मेरी बहन ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। वो इस इल्ज़ाम के साथ जी नहीं सकी। आरव ने उसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी से ही नहीं निकाला था, उसने उसे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। मेरे अपने आंसू बहने लगे। मैं सोनिया का दर्द महसूस कर सकती थी। वो कहाँ है आपकी बहन? मैंने डरते डरते पूछा। सिद्धार्थ वहीं रुक गए। उन्होंने आंखें बंद की जैसे खुद को संभाल रहे हो। वो इस दुनिया में नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। इस घटिया इल्ज़ाम के लगने के ठीक 1 हफ्ते बाद उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था, बाई मैं बदचलन नहीं हूँ, लेकिन मैं यह किसी को साबित नहीं कर सकती। ये सुनना था कि मुझ पर बेहोशी छाने लगी। अगर सिद्धार्थ उस दिन मुझे ना थामता तो शायद मेरा अंजाम भी सोनिया से अलग ना होता। ये सोचकर ही मेरी आत्मा कांप गई। मैं पागल हो गया था। सिद्धार्थ ने अपनी कहानी जारी रखी। मैंने आरव को नौकरी से फौरन निकाल दिया, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। मैंने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। मैं जानता था उसके भाई भी इस जुर्म में बराबर के शामिल हैं। वो औरतों को तंग करते हैं और उनकी मम्मी इस सारे खेल की खिलाड़ी है। मम्मी ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। नहीं बेटे, तुम लेट नहीं हुए, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, तुम फरिश्ता बनकर आए हो। सिद्धार्थ ने मम्मी का हाथ पकड़ लिया। आंटी जी, मैं इंसाफ चाहता हूँ। मैं इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुँचाना चाहता हूँ, सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं बल्कि रिया के लिए भी। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन हम कैसे करेंगे? उनके खिलाफ क्या सबूत हैं? वो लोग बहुत चालाक हैं। सिद्धार्थ ने मेरी आंखों में देखा। आरव ने आपको तलाक दिया यह कहकर कि आप बदचलन हैं, लेकिन उसने ये बात मेरे सामने अपने बॉस के सामने कही। उसने अपना फ़ोन निकाला और जब मैं आपको यहाँ छोड़ने आया
तो मैंने आपकी सास और जेठ से बात की थी। मैंने उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। मम्मी और मैंने चौंक कर उसे देखा। हाँ, उसने फ़ोन की स्क्रीन पर टैप किया। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं आरव का बॉस हूँ और उसने अपनी पत्नी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो उसकी मम्मी गुस्से से चीखने लगी। हाँ, लगाया 100 बार लगाएंगे। जो दहेज नहीं लाती उसके साथ यही सलूक होता है। और उसके जेठ ने स्वीकार किया कि वो आपको तंग करने की कोशिश कर रहा था। ये आदमी कितना समझदार था, सिद्धार्थ ने कहा। बल्कि इज्जत का खतरा, दहेज के लिए दबाव डालने और मेरी बहन को आत्महत्या पर उकसाने का मुकदमा करूँगा। मम्मी ने हाथ जोड़ दिए। बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी की इज्जत बच जाए। नहीं मम्मी, मैंने पहली बार मजबूती से कहा। सिद्धार्थ की बातों ने मेरे अंदर सोई हुई हिम्मत को जगा दिया था। अगर आज हम चुप बैठ गए तो सोनिया जैसी ना जाने कितनी लड़कियां उनके भेंट चढ़ जाएंगी। मैं आपके साथ हूँ, मैं गवाही दूंगी। सिद्धार्थ की आंखों में एक पल के लिए तारीफ उभरी। उसने सही कहा, ठीक है, कल हम वकील के पास चलेंगे। अब वक्त आ गया है कि आरव और उसका खानदान अपने किए का हिसाब दे। उस रात मेरे अंदर का डर मर चुका था। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। अगले कुछ हफ्ते मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। सिद्धार्थ ने शहर के सबसे अच्छे वकीलों में से एक को हायर किया। पहली पेशी का दिन था। मुझे आज भी याद है, मेरा दिल गले में धड़क रहा था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, मेरी नज़र मेरे पूर्व ससुराल वालों पर पड़ी। वही नफरत और घमंड अब भी उनके चेहरों पर था, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ था। कार्रवाई शुरू हुई। वकील ने जब सिद्धार्थ की दी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई तो कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी सास की वो आवाज़ गूंज रही थी, हाँ निकाला, जो दहेज नहीं लाती उनके साथ यही होता है। उसके बाद मेरे जेठ की स्वीकार करने वाली पूरी बातचीत थी। आरव के वकील ने ऐतराज करने की कोशिश की, मगर जज ने उसे रद्द कर दिया। सिद्धार्थ ने गवाही दी कि कैसे आरव ऑफिस में मेरा मजाक उड़ाता था और मुझे झूठे इल्जाम में फंसाकर छोड़ने की योजना बना रहा था। फिर मेरी बारी आई। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने एक नज़र मम्मी पर डाली जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी, और फिर सिद्धार्थ पर जिसने मुझे हिम्मत से सर हिलाने का इशारा किया। मैंने सब सच बता दिया, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। ये सब झूठ है। आरव चीख पड़ा, जे औरत झूठी है, जे सिद्धार्थ के साथ मिल गई है। खामोश जज ने हथौड़ा मारा। मिस्टर आरव, आप पर अदालत का अपमान का मुकदमा भी बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब सिद्धार्थ के वकील ने अपना आखिरी सबूत पेश किया। मैं अदालत में सोनिया की चिट्ठी पेश करना चाहता हूँ। आरव का रंग ठंडा पड़ गया। उसकी मम्मी ने अविश्वास से अपने बेटे की तरफ देखा। वकील ने वो चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। वो सोनिया की आखिरी लिखावट थी। उसमें लिखा था कि कैसे आरव ने उसे मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर बिल्कुल वही सलूक किया जो उसने मेरे साथ किया था, और आखिर में वही बदचलन का इल्जाम लगाकर छोड़ दिया। अदालत में मौजूद हर आंख नम थी। आरव के वकील के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। जज ने फैसला सुनाने में देर नहीं लगाई। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपियों ने दहेज की लालच, घरेलू हिंसा, इज्जत पर हमला और झूठे इल्जाम के तहत एक औरत को अपूरणीय नुकसान पहुंचाया। जज ने फैसला सुनाया। अदालत आरव को ब्लैकमेल और झूठे इल्जाम के जुर्म में 5 साल सख्त कैद, उसके दोनों भाइयों को भी औरतों की इज्जत के साथ खेलने के जुर्म में 2-2 साल कैद, और उनकी मम्मी को घरेलू हिंसा और दहेज के दबाव के जुर्म में 1 साल की कैद सुनाती है। फैसला सुनते ही मेरी सास वही दहाड़े मारकर रोने लगी। आरव और उसके भाइयों को पुलिस ने हथकड़ियां पहना दी। आरव ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि पूरी हार थी, और मैं और मम्मी रोते हुए एक दूसरे से लिपट गई। इंसाफ हो गया था। अदालत से बाहर सिद्धार्थ हमारे पास आए। उनकी आंखें भी नम थी।
आज सोनिया की आत्मा को सुकून मिल गया होगा। रिया, इसका शुक्रिया आपको करना चाहिए जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उस दिन के बाद ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा सही करने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ अक्सर मम्मी का हालचाल पूछने आ जाते। वो मेरे लिए एक मददगार थे, एक फरिश्ते जैसा इंसान। एक शाम वो हमारे घर आए। उनके हाथ में मिठाई के डब्बे थे। वो सामान्य से ज़्यादा गंभीर और घबराए हुए लग रहे थे। बेटा, आज क्या खास बात है? मम्मी ने पूछा। आंटी जी, आज खास बात ही है। वो मुस्कुराए। उन्होंने मेरी तरफ देखा जो दरवाजे के पास खड़ी थी। आंटी जी, मैं रिया से कुछ कहना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त से। मम्मी ने हैरानी से कभी मुझे और कभी उन्हें देखा। हाँ हाँ बेटा, कहो। वो मेरे करीब आए। मैंने घबराकर नज़रें झुका ली। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। उसी पल जब उन्होंने बात की तो मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो कह रहे थे कि मुझसे शादी करो। मेरे हाथ कांपने लगे। मम्मी, जो अब तक खामोश खड़ी थी, आगे बढ़ी। सिद्धार्थ बेटा, तुम होश में तो हो? तुम जानते हो रिया तलाकशुदा है और हम गरीब लोग हैं। सिद्धार्थ ने मम्मी की तरफ मुड़कर बहुत इज्जत से कहा। आंटी जी, मैं सब जानता हूँ। मैं रिया को उस वक्त से जानता हूँ जब वो मजबूर थी, और मैंने उन्हें उस वक्त भी देखा है जब उन्होंने अदालत में उन दरिंदों का मुकाबला किया। उन्होंने दोबारा मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में तरस या हमदर्दी नहीं, बल्कि सच्ची इज्जत और मोहब्बत थी। रिया, उन्होंने नरमी से कहा, मैं जानता हूँ आप बहुत कुछ सह चुकी हैं, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि आप जैसी बहादुर और साफ दिल औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मैं आपको वो ज़िंदगी देना चाहता हूँ जिसकी आप हकदार हैं। लेकिन सर, दुनिया क्या कहेगी? मेरे आंसू बहने लगे। आपका इतना ओहदा है और मुझ पर तो बदचलन होने का भी इल्ज़ाम लगा था। ये शब्द आपके लिए नहीं बने, सिद्धार्थ ने मजबूती से कहा, और दुनिया की परवाह मैंने तब नहीं की जब मैं आपके लिए अदालत में खड़ा था, और ना अब करूँगा। आंटी जी, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मम्मी की आंखों से भी आंसू जारी थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। बेटी, ये आदमी फरिश्ता है। भगवान ने शायद तेरी परीक्षा का फल तुझे इस रूप में दिया है। मैं क्या कहती जिस आदमी ने मुझे जिल्लत के गड्ढे से निकाला था। उसने आज मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल होने की इज्जत दी थी। मैंने रोते हुए सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई। ये भी एक शादी थी, लेकिन इस शादी में और पिछली शादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उस दिन मेरी सास ने दहेज ना लाने पर मेरी मम्मी की बेइज्जती की थी। आज मेरे ससुराल वालों ने मेरी मम्मी को तोहफे देते हुए कहा, आपने हमें इतनी अच्छी बेटी दी, इससे बड़ा दहेज क्या होगा। उस दिन मेरा पति मुझे गाड़ी में अकेला छोड़कर चला गया था। आज सिद्धार्थ ने खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने शानदार घर में ले आए। उन्होंने मेरे करीब आकर कहा, इस घर में तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस घर की रानी हो। सिद्धार्थ मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा साथी बना। उसने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी मम्मी और बहनों को भी संभाल लिया। मुझे वो सब कुछ मिला जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। हम उसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मैं अस्पताल के कॉरिडोर से गुजर रही थी कि मेरी नज़र व्हीलचेयर पर बैठे एक आदमी पर पड़ी। उसकी एक टांग कटी हुई थी और वो लोगों के आगे हाथ फैला रहा था। वो आरव था। मुझे बाद में पता चला कि जेल से छूटने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था, और जिस औरत से वो शादी करना चाहता था उसने उस विकलांग आदमी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। और मेरी सास वो लकवे की मरीज होकर बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी हालत देखकर मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि ये दुनिया कर्म का फल है। जैसा किसी के साथ करोगे वैसे भगवान तुम्हारे साथ इस दुनिया में करेगा, और उसका हिसाब होना ही है। मैंने भगवान का शुक्रिया किया। मैं सोचती हूँ शायद आरव मेरे लिए बेहतर नहीं था, इसीलिए भगवान ने मुझे इस परीक्षा से गुजारा।
भगवान मुझे आजमाना चाहते थे और मैं इस परीक्षा में पूरी उतरी। उसके इनाम में भगवान ने मुझे सिद्धार्थ जैसा आदमी दिया जो मेरी बहुत कदर करता है। सिद्धार्थ से शादी के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। शादी के अगले दिन ही सिद्धार्थ ने मुझे अपने ऑफिस ले जाकर सबको बताया, ये मेरी पत्नी रिया है, इस ऑफिस की मालकिन। ऑफिस में आरव के नाम का कोई जिक्र तक नहीं हुआ, जैसे वो कभी था ही नहीं। शुरू के कुछ महीने बहुत अजीब थे। मैं डरी हुई थी। मुझे लगता था कि कहीं ये भी आरव की तरह बदल ना जाए, लेकिन सिद्धार्थ ने एक भी बार ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। वो हर सुबह खुद नाश्ते की मेज पर बैठकर मेरा इंतज़ार करते, पूछते आज क्या खाना है। ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए चॉकलेट या किताब ले आते। मम्मी और मेरी छोटी बहनों को उन्होंने अपने साथ वाले फ्लैट में शिफ्ट करवा दिया। कहा आंटी जी अब आपकी जिम्मेदारी मेरी है। पूजा और सानिया मेरी दोनों शादीशुदा बहनों को भी जब ससुराल वाले ताने देते थे, सिद्धार्थ खुद फ़ोन करके उनके पति से बात करते थे। उसके बाद किसी ने ताना नहीं दिया। नई मुसीबत। शादी के 8 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। सिद्धार्थ बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरी बिल्डिंग में मिठाई बंटवाई, लेकिन खुशी के साथ डर भी था। मेरा पहला अनुभव इतना बुरा था कि मैं डॉक्टर के पास जाने से भी घबराती थी। सिद्धार्थ को पता चला तो उन्होंने महिला डॉक्टर को घर बुलाया, खुद मेरे साथ बैठे रहे, हाथ पकड़कर कहा डरो मत रिया, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें और बच्चे को कुछ नहीं होगा। 9वें महीने में एक रात अचानक दर्द शुरू हुआ। सिद्धार्थ मुझे खुद हॉस्पिटल ले गए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो 3 घंटे बैठे रहे। जैसे ही नर्स ने आकर कहा मुबारक हो बेटा हुआ है, वो भागकर अंदर आए। सबसे पहले बच्चे को नहीं मुझे देखा और बोले तुम बहुत बहादुर हो रिया। बेटे का नाम हमने आर्यन रखा सोनिया की याद में, क्योंकि सिद्धार्थ कहते थे सोनिया अगर होती तो सबसे ज़्यादा खुश होती। आर्यन 1 साल का हुआ तो एक दिन हमारे गेट पर दस्तक हुई। मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी पूर्व सास गीता देवी थी, कमज़ोर लकवे की मरीज व्हील चेयर पर। उनके साथ विक्रम और करण की पत्नियां थी। गीता देवी रोने लगी, बेटी हमें माफ़ कर दो, आरव जेल से छूटा तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, एक टांग कट गई। जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसने मना कर दिया, अब वो सड़क पर भीख मांगता है, हम बर्बाद हो गए। ये सब तो मैं पहले ही जानती थी। मम्मी ने मुझे बुलाया, मैंने एक पल के लिए सोचा बदला ले लूं, लेकिन सिद्धार्थ ने पीछे से कहा रिया इंसान वही बड़ा होता है जो माफ़ कर दे। मैं बाहर आई, गीता देवी के पैर छुए और कहा मम्मी जी जो हुआ सो हुआ, भगवान ने मुझे सब दिया, आप फिक्र मत करो। सिद्धार्थ ने तुरंत उनके इलाज का खर्चा उठाया। विक्रम और करण अब एक छोटी दुकान चलाते हैं इज्जत से। आज 5 साल हो गए, हमारे 2 बच्चे हैं, आर्यन और 2 साल की बेटी मीरा। सिद्धार्थ ने मेरा नाम अपनी कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर रख दिया। मैं महिलाओं के लिए एक NGO चलाती हूँ जिसका नाम है सोनिया फाउंडेशन। हम उन लड़कियों की मदद करते हैं जिन्हें दहेज के लिए तंग किया जाता है। कल ही एक लड़की फ़ोन पर रो रही थी, बोल रही थी दीदी मुझे भी घर से निकाल दिया। मैंने उससे वही कहा जो सिद्धार्थ ने मुझसे कहा था, डरो मत बहन, तुम अकेली नहीं हो। पिछले हफ्ते मैंने बाजार में आरव को देखा व्हील चेयर पर। उसने मुझे देखा तो नज़रें झुका ली। मैंने भी कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ गई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब नफ़रत के लिए जगह नहीं है। सिद्धार्थ अक्सर रात को कहते हैं रिया पता है भगवान ने मुझसे सोनिया छीनकर तुम्हें दिया, शायद ये भी इंसाफ था। और मैं सोचती हूँ जो टूटकर भगवान पर भरोसा रखता है भगवान उसे टूटने नहीं देता। सीख, दहेज के लिए किसी की इज्जत मत तोड़ो। आज तुम किसी को रुलाओगे, कल तुम्हारी बारी आएगी, और जो सब्र करता है भगवान उसे कई गुना लौटाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।